नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती अपने कदम एक बार फिर से धीरे-धीरे बढ़ाने के प्रयासों में लगी हुई है। 1600 टीम तैयार की गई है और उसमें 27 के चुनाव की तैयारी के लिए रणनीति बन रही है। इससे पहले भी हमने कई बार मायावती की बीएसपी की तैयारी को लेकर, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूमिका को लेकर चर्चाएं की हैं। लेकिन अब जो ये 1600 टीम बनाने का मायावती का जो ये प्रयास है, ये कितना कारगर हो पाएगा? हमारे साथ मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज़ 24 के हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, नावेश शिकोह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और कर्मवीर आजाद, बहुजन चिंतक। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से निर्णायक तो कहीं न कहीं मोड़ जो राजनीति का है या जंग का है, उसको लेकर आने में कामयाब होंगी या नहीं? सवाल यही है। क्या वो उस स्थिति में आ पाएँगी? 8 से 10% का वोट बैंक इस वक़्त जो है उनके पास, कितना बढ़ा पाती हैं वो अपना? और 27 के चुनाव में क्या वापसी कर पाती हैं? कर्मवीर आजाद जी, ये तैयारियां किस रूप में हैं? जरा समझाइए विस्तार से। ये टीम क्या करेंगी, कहाँ-कहाँ जाएंगी, किन-किन से मिलेंगी और क्या बताएंगी पार्टी के बारे में? डॉक्टर मीना जी, बीएसपी की क्या रणनीति है? और आपका स्लोगन था कि ढाई चाल जो शतरंज का घोड़ा की चाल होती है वो बीएसपी की चाल है। अब यह क्या उद्देश्य लेकर के आपने लिखा था ये तो नहीं समझ में आता है। लेकिन रही बात बीएसपी की, देखिए बीएसपी का ग्राफ गिरने का कारण बीएसपी के लोग थे, बीएसपी की नीतियां थी। अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो प्लान कर रही हैं, जो नीति बना रही हैं, वो ये सोच करके नीति बना रही हैं कि आने वाले समय में हम 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब यह कितना कारगर होता है यह तो देखने वाली बात है, लेकिन उसके पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के जो 1600 लोगों की टीम बनाई गई है और जो लोग बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरह से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, शायद धरातल पर उनका समर्पण दिख नहीं रहा। शायद कर्मवीर उनका आजाद जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो टीम बनाई है जिन लोगों की इतनी बड़ी संख्या में, दरअसल ये क्या करेंगे? ये कहाँ-कहाँ जाएंगे, किन लोगों के बीच पहुंचेंगे और किस तरह से पार्टी के संदेश को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था कि जो ये टीम है, इस टीम में कुछ लोग, देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने एक चीज कही थी और वो प्रैक्टिकल है। आपको मैं बता दूं, एक साधक सारे संसाधन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन लाखों संसाधन मिलकर के एक साधक नहीं बना सकता। तो ये जो राजनीति है ये साधना का विषय है, और जो जिस स्तर की साधना चाहिए, जो उम्मीद आशा माननीय बहन कुमारी मायावती जी इन टीम के लोगों से कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि यह लोग अपने कार्य में पारंगतता नहीं दिखा रहे, ना ही ईमानदारी दिखा रहे, जिसकी वजह से केवल हो हल्ला करने से आप शासन सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक कॉन्क्रीट प्लान करना पड़ेगा। और ये जो हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं बहुजन समाज पार्टी में, वो कोऑर्डिनेटर एक तरह से समझ लीजिए कि मानव तस्कर। वो केवल केवल समाज का बाबा साहब के नाम पे, मान्यवर साहब के नाम पे, बहन जी के नाम पे, केवल वो लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं, लोगों के
सेंटिमेंट के साथ खेल करके उनका वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन गैर बिरादरी जो एससी के अलावा, विशेष करके चमार बिरादरी के अलावा और अन्य जातियों में वह अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। उसका कारण है कि इनका जो तरीका है वो तरीका कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं। बहन जी की उपलब्धियों को गिना तो रहे हैं, लेकिन वो उपलब्धियां कैसे गिना रहे हैं, धरातल पे जा करके वो काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, एक एक मीटिंग में आपको बहुत सारे प्रमाण दे रहा हूं। मैं अभी मौजूदा समय में आजमगढ़ में हूं। आजमगढ़ की स्थिति ये बता रहा हूं कि आजमगढ़ में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको बहुजन समाज पार्टी में काम करने नहीं दिया जा रहा। जो लोग दूसरे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं वो काम करने नहीं दिया जा रहा। अभी बहुजन समाज पार्टी में एक और बड़ी प्रतिस्पर्धा चल गई है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं वो भीम आर्मी का है। सोचिए, समारोह में भी विभाजन हो रहा है। समारोह में भी विभाजन हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता अपने ही हेमंत भाई को कहते हैं कि वो तिवारी, ठीक है भीम आर्मी का हेमंत कार्यकर्ता। तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, कर्मवीर आजाद जी की बात को सुनने से क्या समझ में आ रहा है आपको? इतनी चिंता उन्हें किसकी है? कार्यकर्ता जो एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है जिसकी, या कार्यकर्ता का कमिटमेंट नहीं है? मतलब आपको क्या समझ में आया कि वो बीएसपी की प्रशंसा कर रहे हैं, बीएसपी का पक्ष रख रहे हैं, या बीएसपी की आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आप कर्मवीर आजाद की बात के हिसाब से पूछ रहे हैं या जो मैं देख सकता जी, हूँ, समझ जी, सकता हूँ, उस जी, हिसाब से मैं जी। बताऊं? मैंने पहले कर्मवीर आजाद जी की बात से पूछा है कि जी, दरअसल वो क्या कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शक और राजनीति को समझने वाले, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि दरअसल उनकी पीड़ा क्या है कर्मवीर आजाद जी की। अब देखिए, कर्मवीर आजाद की पीड़ा तो उसी तरीके से है जैसे बीएसपी में सक्रिय रहे बहुत से लोगों की पीड़ा है। और ये पीड़ा आज की नहीं है, ये पीड़ा समय समय जब से सत्ता से पार्टी दूर गई वैसे ये पीड़ा बढ़ती गई। इनके जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिनमें ये पीड़ा गई, तो कार्यकर्ताओं की निष्ठा जो है अब उनकी निष्क्रियता के रूप में परिवर्तित हो गई है। लेकिन देखिए, राजनीति में और खास तौर से ऐसे राज्य की राजनीति में जहां जाति एक सबसे बड़ी सच्चाई होती हो, वहां ये सियासत के दौर ऐसे ही बदलते हैं। एक जमाना था उत्सव, बड़ा उत्साह, बहुत उमंग की स्थिति थी बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज जो दशा है वो क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन? तो आप कल्पना कीजिए कि 10, 12, 15 साल के अंतराल में जिस पार्टी ने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसका एकमात्र सदस्य है। वो भी पार्टी के बल पे जीता हुआ नहीं, अपनी निजी क्षमता में जीता हुआ कैंडिडेट है, एकमात्र। सोचिएगा, 2007 में कांसीराम के अवसान के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई मायावती। मायावती राजनीति में अपने प्रयोगों के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन स्वयं मायावती ने तमाम फैसले इस तरीके के लिए और अपनी कुछ आदतों से उन्होंने अपना पीछा नहीं छुड़ाया। व्यक्ति करता है, कभी कभी कुछ खराब बातें उसमें हो जाती हैं, किसी चीज की लालच हो जाती है, लेकिन जब वो लालच आम शोहरत की शक्ल ले लेती है तब आदमी उससे थोड़ा सा पीछे हटने की, पिंड छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मायावती अपनी उस आदत से या कुछ ऐसी आदतों से बाज नहीं आई
कि ये तो जनता है, जनता के सामने कोई चीज बहुत दिन तक छुपी ढकी नहीं रह सकती है। तो जो मायावती की जो कमी, कुछ ऐसे नकारात्मक और उनकी छवि खराब करने वाले फैसले ऐसे रहे जो उनके साथ लगातार चस्पा रहे, उससे मुक्त नहीं हो पाई। और स्थिति यह है कि पहले तो उनके पार्टी के नेता, फिर कार्यकर्ता और अंततोगत्वा जनता को सब कुछ समझ में आ गया। और आज इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है, जो पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत रही हो इस स्टेट में। मैं बार बार नहीं दोहराना चाहूंगा, बहुत कम समय में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी, और एक ऐसी ताकत जो देश में दलितों को एकजुट रखने की नंबर 1 की पार्टी बनी। आज उसकी स्थिति है कि दलितों में मात्र जो जाटव, जैसा अभी कर्मवीर आजाद ने कहा, अब वो खाली जाटवों की पार्टी हो गई, उसमें भी कई दावेदार हो गए हैं। आप देखिए भीम आर्मी भी एक दावेदार हो गई। तो जात में भी उपजाति की राजनीति करके आप क्या कर पाएंगे? नंबर 1 बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब रिवाइवल मायावती का या बसपा का इसलिए मुझे मुश्किल लगता है, चाहे 1600 वर्कर्स की टीम बना दीजिए, चाहे 16,000, चाहे 1,60,000 वर्कर की टीम बना दीजिए। ऐसा है कि जब आपके ऊपर एक इस तरह का एक विशेषण चस्पा हो जाता है, आपकी पीठ पे चिपक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बगल की छवि बना ली है मायावती ने। चाहे मुझे लगता है कि छवि का जो नुकसान बहुत है ज्यादा जी, पैसा का, मैं एक लाइन में मीना जी इसको बताता हूँ, सीधे एकदम सीधे। दरअसल माया के प्रति मायावती की जो ज्यादा आसक्ति रही, उसने बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से विध्वंस कर दिया। मतलब पैसा कमाने की प्रवृत्ति। और अब देखिए, जब आप पैसा कमा लेते हैं, जब आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्होंने कितने पैसे कमाए हैं। आज भी चाहे समाजवादी पार्टी पे भी आरोप रहता है, मायावती पे तो यही आरोप ही रहा है जो मायावती को आज ले डूबा। जो लोग बरसों तक मायावती के वफादार रहे, हमने तो वो मंच देखे हैं जब बड़े बड़े मिनिस्टर नारा लगाते थे, बहन जी जिंदाबाद, मंच से नारा लगाते थे, खड़े होकर के एक ग्रुप बन जाता था, मंत्रियों को नारा लगाया करते थे। और सब के सब छोड़ चुके हैं बसपा, और सबने इल्जाम लगाया। दरअसल हेमंत तिवारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जिसकी तरफ हमारे दर्शकों का ध्यान लाना चाहूंगी कि मंच से जो बड़े बड़े नेता और दिग्गज बहन जी की जय जयकार किया करते थे, वो खुद मायावती ने अपने निहित स्वार्थों में या अपनी कार्यशैली से खत्म कर ली है। पैसे के लालच में और जिस तरह की जीवन शैली उन्होंने अपनाई, नावेश शिको जी, बहुत बड़ा छवि का जो डेंट मायावती को लगा है, बीएसपी की रिवाइवल में अब उनके ये प्रयास उस छवि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे? मीना जी, मायावती जी और बसपा का दौर दिन पे दिन बहुत बुरा हो रहा है। हर चुनाव के बाद में उनका ग्राफ गिरता है, बसपा कमजोर नजर आती है, हाथी और भी दुबला नजर आता है। इस बात में कोई शक नहीं है। ये ऐसा वक्त चल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, बहुत मजबूत है और बीजेपी के विश्वास से दलित वोट बैंक, बसपा का वोट बैंक जुड़ चुका है। एक बड़ी कठिनाई। दूसरी कठिनाई, विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत है और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी बसपा के दलित समाज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस था, उससे ये जाहिर हो गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बसपा का वोटर जनविश्वास ले लिया और दूसरी तरफ विपक्ष ने। अब बहुत खराब स्थिति है बसपा की, दिन पे दिन खराब स्थिति होती जा रही है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है बसपा। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि बसपा इस बुरे वक्त से बहुत आसानी से बाहर निकल सकती है, बहुत आसानी से बाहर निकल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहन जी भी जानती हैं कि वो कैसे निकल सकती है।
उनके पास में वो रास्ता है। जब हमारे जैसे मामूली इंसान ये बात कह सकता है कि बसपा कम से कम ऐसी स्थिति में आ सकती है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में आ जाए, वो तीसरे नंबर, अभी तो हम तीसरा नंबर भी नहीं कह सकते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाए और आगामी चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले पर, उस दिशा और उस दशा में कैसे काम करें बहन जी जानती हैं। लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं, न जाने क्यों वो अपने को खुद कमजोर कर रही हैं। ये बात अच्छी है कि न्यूज़ 24 बसपा पे डिबेट करता है, उसकी छोटी मोटी गतिविधियों पर भी डिबेट करता है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में जो कमजोर राजनीतिक दल है उसकी चर्चा करना, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, एक सामाजिक न्याय के लिए जिस काशीराम ने जिस दल को शुरू किया था, सत्ता में आई एक दलितों के उत्थान के लिए, वो पार्टी आज हाशिए पर पड़ी है, तो उसको न्यूज़ 24 भूल नहीं गया है। उसका हक देने के लिए उसके आगे सरवाइव हो एक लोकतांत्रिक तरीके से, जो मीडिया का कर्तव्य होता है उसकी आप चर्चा अक्सर कर देती हो, थोड़ी बहुत भी खबर आती है कि संगठन पे कोई काम हो रहा है, ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बहन जी चाहती ही नहीं है, ये लगता है आम जनता में कि बहन जी चाहती ही नहीं है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, ये बात हेमंत तिवारी जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों ने पत्रकारिता इनसे सीखी है और इस बात को ये स्वीकार करेंगे कि आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि 100 के अंदर भी 80-90 भी सीटें बहन जी लाती हैं और पॉलिटिकल स्थिति, नंबर्स की स्थिति कुछ अजीबोगरीब है, तो बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती है। 70-80 सीटों पर बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं उत्तर प्रदेश की। ये मौका किसी दूसरे नेता या किसी दूसरे राजनीतिक दल को नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा मौका आज सब कुछ खत्म होने के बाद भी बहन जी ये भी जानती हैं कि उनका जो कोर वोट बैंक है दलित समाज, उसको वापस वो बहुत आसानी से कर सकती हैं, सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करें। हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग देखी है कि आप लोग भी शो करते हो टीवी, आपको टेक्निकल टीम इशारा करती है, आप डिबेट शुरू कर देती हो। दलित समाज इस इशारे के लिए बैठा हुआ है, उसका पहला प्यार, पहला विश्वास बसपा ही है। मजबूरी है भाजपा, मजबूरी थी समाजवादी पार्टी जो कुछ दलित समाज आ गया था, पहला विश्वास बसपा है। मन में यह है कि बहन जी कुछ करे तो। देखिए ये दौर आक्रामक राजनीति का है। भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब की तो आक्रामकता पैदा की, हिंदू समाज में जोश पैदा हुआ कि हमारा हक तुष्टीकरण ने छीन लिया है साहब, और हिंदू जो है वो समाजवादी पार्टी और दलित और बसपा में जो है वो कमजोर हो जाते हैं, तो आक्रामकता, इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं ने दिए। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी आक्रामकता पैदा करती है। इस दौर में दलित समाज को अपने साथ लाने के लिए, वापस लाने के लिए बहन जी 10 बयान दें, 4 रैलियां करें, भर भरा के आ जाएगा वापस दलित समाज। दलित समाज बैठा हुआ है और सिर्फ वो अपने वोट बैंक, देखिए ये बात तो सब जानते हैं, यहाँ काबिल पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि जब आपका आधार आपसे दूर हो जाता है, यानी दलित जब आपसे दूर हो गया, ना ब्राह्मण आएगा, ना क्षत्रिय आएगा, मुसलमान गायब हो गया है आपके विश्वास से, पिछड़ा भी नहीं आएगा। लेकिन बहन जी अपने समाज के मुद्दों को मुखर होकर जमीन पर अगर उठा लें, ठीक है वो रैलियां, कई लोग आपकी डिबेट में किसी साथी पैनलिस्ट ने कहा कि पहले भी वो बहुत ज्यादा जमीन पे नजर आने की बात नहीं है। बात ये तो तय है कि बहन जी पहले जब उनका एक जमाना हुआ करता था, साल में कम से कम 4 रैलियां करती थी और जनता से सीधे जुड़ती थी और हर रैली में 2.5-3 लाख से कम लोग नहीं होते थे। अब उन्होंने कब से नहीं रैली की, उनको पता है जिस दिन हम रैली कर लेंगे हमारा समाज हमारे सामने होगा, हम उसको जोश दिलाएंगे तो वो हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन वो ये कर ही नहीं रहे। अब वो उनके कोऑर्डिनेटर गांव जा रहे हैं, वो साहब समय समय पर, लेकिन जब तक बहन जी मैदान में नहीं आएंगी और दलित समाज के मुद्दों पर आक्रामकता के साथ मुखर नहीं होंगी, हर 4 दिन के बाद सोशल मीडिया पर एक मुद्दा आता है कि दलित समाज के साथ ये हो गया, वो हो गया। हम कह रहे हैं यहीं से तो वो पॉलिटिक्स शुरू होती है, भले ही वो स्वार्थ की हो, वो झूठ की हो, लेकिन पॉलिटिक्स पर ऐसे की जाती है। आप इस तरह के संस्कृत मुद्दों नहीं आओगी, आप दलितों की आवाज बनेंगे तभी तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मुद्दा ये है कि आप अभी उपस्थित ही नहीं हैं। मायावती जिस ताकत के लिए जानी और पहचानी जाती हैं, मायावती ने जिस वजूद से बीएसपी को मजबूती दी, आज मायावती का वो वजूद खत्म हो गया है या उस पर खतरा है या उस पर कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। कर्मवीर आजाद जी
आपकी जो चिंता थी वो दोनों पैनलिस्ट ने और बेहतर ढंग से, हेमंत जी ने और नावेद जी ने दर्शकों के साथ साझा की है। इस स्थिति से पार्टी को बाहर निकालने के लिए बेहतर प्रयास मायावती को खुद करने पड़ेंगे। ऐसा है डॉक्टर मीना जी, अभी हेमंत जी बता रहे थे कि वो पैसे के पीछे माननीय बहन कुमारी मायावती जी भागने लगी है और पैसे के चाह में शायद जो है उन्होंने संगठन का ये कर दिया। तो मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि संगठन जो होता है समर्पण से चलता है, कोई भी संगठन। और जिस संगठन में स्वार्थ आ जाता है वह संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। आज बहुजन समाज पार्टी के चंद कोऑर्डिनेटर, चंद गद्दार कह लीजिए, उनको मैं गद्दार ही कहूंगा कि जिसने मान्यवर काशीराम साहब के सपने को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को बेचने का काम किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसे लोग ही समाज का शोषक और शोषणकारी हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी हेमंत तिवारी जी चूंकि हमारे बड़े भाई भी हैं, हम कई बार इनके साथ बैठ के डिबेट कर चुके हैं। कुछ जगहों पे हम लोगों का मतभेद रहता है। कभी कभी मुझे हेमंत तिवारी जी को मैं कह देता हूं कि आपको तो लगता है कि आप भाजपा का एक प्रवक्ता बन करके आप टीवी पर बैठते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, किसी भी दल, कोई भी दल, कोई भी दल में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। आपको मैं बता दूं, आज शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के हक अधिकार की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या दूध की धुली हुई है? आज मैं बता रहा हूं आपको, दावे के साथ कहता हूं, 71 सौ आरटीआई मान चुका हूं अभी तक, पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से 3 PIL कर चुका हूं। डेटा मेरे पास इतना रखा हुआ है कि अगर खोलूं तो मुझे लग रहा है आपका सप्ताह भर अगर आप लाइव करती रहे तो भी आपके पास समय कम पड़ जाएगा। कोई एक सिंगल विभाग बता दे। जो पैसे की भूख की बात अभी हेमंत तिवारी जी ने कहा, एक इस समय मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस। आप मुझे एक सिंगल विभाग बता दीजिए डॉक्टर मीना जी जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि भ्रष्टाचार से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो सबसे निचली इकाई प्रभावित होती है। जो सबसे निचली इकाई है ना SC ST की, वो प्रभावित होती है, ना कि ऊपर का कोई व्यक्ति। अगर हम सफल है डॉक्टर मीना जी, एक सेकंड, अगर हम सफल है, आज करमवीर आजाद अगर सफल है अपने काम को कराने के लिए, किसी अधिकारी को पैसा दे या न दे, लेकिन उससे अपना काम कराने का कुवत रखता है। लेकिन वो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग का आदमी जो बिल्कुल निहायत गरीब है, एकदम लाचार है बेचारा, उसको अपना काम कराने के लिए, चाहे थाना हो, कचहरी हो, तहसील हो, किसी जगह पे काम कराने के लिए जब जाना पड़ता है तो मानसिक रूप से वो दबाव में भी रहता है और नो डाउट उसको पैसा देकर के अपना काम कराना पड़ता है। तो जो समस्या, मूल समस्या है, देखिए मैं इस बात को भी नहीं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार नहीं था, या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार सारी सरकारों में है, लेकिन समस्या ये है कि बस एक मनोबल की बात होती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दलितों का मनोबल बढ़ा रहता, मानसिक रूप से अधिकारी उस दबाव में रहते। जी, तो डॉक्टर मीना जी, मैं कुछ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लेती हूँ और उसके बाद मानस जी हमारे सहयोगी वरिष्ठ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं।
आप मानस जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लेती हूँ। मोहन लाल यादव हैं, उनका कहना है बसपा जिंदाबाद, अब की बार बसपा की सरकार। जगदीव प्रसाद हैं, उनका भी कहना है कि थैंक्स टू न्यूज़ 24 और बहुजन जागो, दलित जागो, दलितों के कहीं न कहीं एक पक्षधर के रूप में या पैरोकार के रूप में आप यहाँ इस कार्यक्रम में हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं मैं लूंगी, कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं कार्यक्रम पे। प्रसेन कुमार सिंह है, इनका कहना है हेमंत जी लगता है आप एंटी बीएसपी है। दर्शक पहले ये समझ लें, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि पैनल में जो लोग हैं वो निष्पक्ष विचार अपने रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको उनकी बात अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप उन पर सवाल उठाने से पहले वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए ठीक से, समझिए ठीक से। मानस श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस जी, इस वक्त बीएसपी की स्थिति को लेकर तीनों वरिष्ठ मेहमानों ने ठीक से कर्मवीर आजाद जी को भी बड़ी पीड़ा है कि आज बीएसपी का क्या हाल है, और हेमंत तिवारी जी और नावेद जी तो उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जब देख रहे हैं तो समझ भी पा रहे हैं कि दरअसल बीएसपी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, बीएसपी यहाँ तक कैसे पहुंची। अब बीएसपी इस हालत से निकलने के प्रयास में ही है, और ये जो टीम बनाने का, तकरीबन 1600 टीम बनाने का ये जो प्रयास है, और कैडर को एक बार फिर से जान फूंकने की जो कोशिश है, मानस श्रीवास्तव जी, पार्टी इसमें कितनी आपको गंभीर नजर आ रही है? कमबैक करना कितना मायावती के लिए, एक तो है कि कितना जरूरी है और दूसरा कितना मुमकिन है? देखिए, जो ये कमेटियां गठित की गई हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ये बहुत जरूरी है कि ये भी देखा जाए कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा कमजोर हुआ, यही वजह थी कि बीएसपी लगातार उसका ग्राफ गिरता चला गया, उसका वोट बैंक भी कटता चला गया, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें पूरा एक दशक लग गया। यानी 2014 के बाद से लगातार वो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, वो गिरता ही जा रहा है। हालांकि अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो उसकी शुरुआत 2012 से हो गई थी, तब 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी। तो मायावती न केवल अपने काडर से दूर हुई, बल्कि जो उनका कोर बेस वोट बैंक था उससे भी वो दूर होती चली गई। उसकी तमाम समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, और मायावती का, जैसे मैंने पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था डिबेट में, कि मायावती की जो ताकत थी वो ये थी कि वो दलितों के बीच एक बड़ी नेता के तौर पर उनकी एक पहचान थी, और वो आमतौर पर दलितों के सवाल को बड़े ही मुखर तरीके से उठाया करती थी। लेकिन जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद जो उनका रवैया था वो किसी राजा रजवाड़ों की तरह से उनका बिहेवियर हो गया था, कि जब भी वो कभी निकलती थी तो ब्यूरोक्रेट्स उनको मिलने नहीं देते थे उन पीड़ित वर्ग के लोगों से, दलित वंचित वर्ग के लोगों से। बहन जी के निकलने से पहले एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का एक काफिला गुजरता था, उससे पहले सड़कों की धुलाई पुछाई होती थी, और इस तरीके का व्यवहार किया जाता था कि जैसे किसी राष्ट्र का, किसी देश का कोई पुराने जमाने का कोई सम्राट प्राचीन काल का गुजर रहा है, कि उसकी शान में चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी और हर जगह मुंह पीछे करके खड़े हो जाइए। दुनिया भर का जो ताम झाम था, अब जब आप पीड़ित वर्ग से मिलने पहुंची किसी एक लोकेशन पे, वो भी अपने आखिरी के सरकार जाने के आखिरी के सालों में, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा घेरा बना दिया जाता था। पहले से ही वहां अधिकारी पहुंच जाते थे, कप्तान हो या जिलाधिकारी हो, वो समझा देते कि तुमको कितनी बात करनी है। उस रस्से के घेरे से ही दूर से खड़े होकर के पीड़ित अपनी बात कहता था, उस पर भी कोई कार्रवाई हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो जिस तरीके से अधिकारियों ने मायावती को समझाया, जिस तरीके से उनके करीबी मंत्रिमंडल के लोग थे, जैसे उन्होंने चलाया, दरअसल मायावती उसी तरीके से चलती रही। नतीजा ये हुआ कि उस दलित वर्ग को ये समझ में आने लगा कि बहन जी अब उस तरीके से उनके साथ नहीं है जैसे काशीराम जी के जमाने में हुआ करती थी। बात नंबर 1। बात नंबर 2 की उसके बाद भी दलित वर्ग मायावती के साथ जुड़ा रहा। ये अलग बात है कि दूसरे तमाम वर्ग उनसे कटने लगे, जैसे मुस्लिम वर्ग अलग हुआ, पिछड़ों की बड़ी संख्या थी जो उनके साथ अलग होने लगी। 2014 में जब एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से दलितों के साथ सहबोज, दलितों के घर रात्रि विश्राम, मलिन बस्तियों में जाकर के कार्यक्रम करना, उससे एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा, और वो मायावती के खिलाफ एक कह सकते हैं कि
एक ऐसा मूवमेंट था जिसने मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और पहली बार दलित बिरादरी के लोगों को लगा कि एक मजबूत विकल्प उनके सामने है, लिहाजा वो बहन जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। उसके बाद धीरे 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 वो संख्या लगातार बढ़ती गई, मायावती का वोट बैंक खिसकता चला गया और दूसरे दलों ने उस पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2024 के चुनाव में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दलित वर्ग का जो वोट बैंक है वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता है, क्योंकि गांव का जो संघर्ष है वो दलित बनाम यादव अक्सर देखा गया है। तो ये संघर्ष ऐसा था जिसने कभी दलितों को जुड़ने नहीं दिया। लेकिन 2024 में पहली बार ये देखा गया कि आरक्षण के सवाल पर, संविधान बदले जाने के सवाल पर ये वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। दरअसल मायावती की चिंता का सबसे बड़ा विषय वो यही है। अब वो फिर से, चूंकि उनके पुराने लोग अब रहे नहीं, उस तरीके के जनाधार वाले नेता उनके पास है नहीं, वो सबके सब इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लिहाजा एकमात्र आकाश आनंद और सामने चुनौती है चंद्रशेखर की। इसलिए मायावती इस तरीके की कमेटियों का गठन करके, भाईचारा कमेटियों को एक्टिवेट करके, और उसके बाद ये पैमाना तय करना कि जो हमारी बूथ कमेटियां होंगी उसमें ज्यादा संख्या दलितों की हो, उसके बाद उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हों, उसके बाद उसमें कुछ मुस्लिम हो, ये एक अच्छा प्रयास है। अब वही सवाल है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है गांव गली देहात कस्बों में जा करके, कितनी शिद्दत से पार्टी के लोग, संगठन के लोग इसको कर पाते हैं धरातल पर, और कितनी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग इसकी करता है ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व, और उसको कैसे अपने वोट बैंक में तब्दील करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये काम इतना आसान नहीं है। एक जमाना जरूर था कि मायावती या काशीराम जी की एक आवाज पर दलितों की बड़ी बड़ी रैलियां, 10-10 लाख की, 12-12 लाख की रैलियां हम लोगों ने लखनऊ में देखी है। आज इतनी भीड़ जुटा पाना असंभव सा है, और आज मायावती की वो ताकत नहीं है। मैंने बहुत जमाने से मायावती की इस तरीके की रैलियां नहीं देखी जिसको कवर करने में हम लोगों के पसीने छूट जाते तो थे। सवाल यही है, सवाल यही है बहुत हेमंत तिवारी जी, मानस जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीएसपी के रूप में, मायावती की बीएसपी के रूप में जानी जाती थी, क्या मायावती को हम वैसी सभाएं करते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से देख पाएंगे? बहुत सही सवाल है, और मायावती और बसपा के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। मानस वास्तव में जितने भी बिंदु उठाए एकदम शुद्ध सत्य हैं, एकदम सही है। और आप स्वयं सोचें कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का पराभव होता है तो कुछ विशिष्ट कारण अवश्य होते हैं। मैंने जो आपसे जिक्र किया था, मैंने एक मूल बात कही थी कि मायावती पर सत्ता से हटने के बाद से लगातार इस बात के इल्जाम रहे हैं कि वो हर चीज में उनको पैसा चाहिए। यहां तक उनके ऊपर आरोप लगा कि अपने वर्कर्स उनसे सीधे मिलना चाहते हैं, जो टिकटार्थी उनसे मिलना चाहते हैं, जिन्होंने फील्ड में काम किया वो मिलना चाहते हैं, उनकी भी फीस लगती है, उनके कोऑर्डिनेटर अलग से फीस लेते हैं। ये सारी बातें छुपी छुपाई नहीं रह गई हैं, ये बातें उन दलितों तक गई जिनमें चेतना जगाने की के अलग शुरू की थी काशीराम ने। लेकिन मायावती ने उसको बहुत पॉलिटिकल तरीके से चीजों को समझ करके आगे बढ़ाया। और मैंने क्यों जिक्र किया था कि 2007 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब आप संजोग देखिए कि माननीय काशीराम इस धरती पर नहीं थे। मायावती ने एक अलग पैंतरेबाजी की थी पॉलिटिक्स की, जो कामयाब हुई थी। पर ध्यान रखिएगा, जो भी नॉन फेसेस थे काशीराम के समय के, जो 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से जुड़े हुए थे, उनमें से एक चेहरा नहीं है इस वक्त बसपा के पास। और जब हटे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी कर्मवीर आजाद कुछ बोल रहे थे, किसी को बोलने मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इनके जितने नेता जो मायावती के बगल गिर रहे हैं, जब जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, सबने यह आरोप लगाया कि बहन जी तो लक्ष्मी इनको चाहिए, पैसे वसूलती हैं, पैसे लेती हैं,
टिकट से लेके संगठन तक में, और वही काम इनके नीचे कोऑर्डिनेटर करते हैं। सबने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें मेरा कोई अपना खुद का हिम्मत नहीं है। अब मैंने, और गांव गांव जाके पूछिए, जो दलित, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सैकड़ों की संख्या में नंगे पैर तपती धूप में बिना चप्पल जूते के लाइन लगा के वोट देते रहे हैं हाथी को। वे सपोर्टर्स, वे कार्यकर्ता अब कहाँ हैं? नहीं है। तो मायावती ने गलती लगातार वही बार बार लगातार वही गलती की, तो इससे उसका अपना मूल काडर शिथिल हुआ। ये सब जितनी बातें आप, जी हेमंत जी पूरी करिए अपनी बात। एक आखिरी बात कह रहा हूं मीना जी, सुनिएगा। वक्त बदलता है और बड़े बड़े राजाओं को रंग होते देखा है, मायावती की यही स्थिति है। और मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि इसके पीछे स्वयं जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों से, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, पहले पैसा कमाने के चक्कर में परेशान नहीं, उसके बाद अब पैसा बचाने के चक्कर में परेशान है। पैसा बचाने के चक्कर में परेशान है। सीधी बात को बोल रहा हूं कि आप बताइए, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हों आय से अधिक, कितने पैसा कमाने की उनके यहाँ कोई छापा आपने देखा पड़ा? कोई छापा पड़ा? उनके भाई पे एक छापा नोटम पड़ा था, कई साल हो गए। उसके बाद आपने देखा कोई इस तरह की गतिविधि नहीं हुई। और यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर प्रेशर है, और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता तय करते हैं उनके असेंबली के इलेक्शन, उनके यहाँ कौन लड़ेगा। तो जब इस तरह की छवि की सूचना नीचे तक पहुंच जाती है, तब यही स्थिति होती है। मायावती इसी स्थिति से गुजर रही है, बड़ा मुश्किल है। नावेद जी, मुश्किल ये है कि मायावती इस वक्त जिस स्थिति में है, उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में धारा को मोड़ने की ताकत भी अभी नहीं है। कम से कम क्या मायावती इतनी ताकत जुटाने के प्रयासों में जुटी है, सब जानते हुए हेमंत जी जो बात कह रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं जो अभी डिस्कशंस हुए हैं, हेमंत जी ने और मानस जी ने दो बिंदु कहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि डाउनफॉल कैसे हुआ, इतना जनाधार कैसे खत्म हो गया, बसपा हाशिए पर कैसे आ गई। आम बातें हैं दो, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। एक तो ये कि मायावती जब लगातार मुख्यमंत्री बनी, उनका एक डिस्टेंस पैदा कर दिया गया पब्लिक के बीच में, उनके जनाधार के बीच में, उनके वोटर के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस पैदा कर दिया गया जो नुकसानदेह साबित हुआ। दूसरा, उनका एक आभा मंडल है, उनका एक जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ज्यादा ओवर हो गया था कि जहां से गुजरे वहां पर कालीन होना चाहिए और कोई सैंडल पकड़े हुए है। और ये जो राजशाही का जो एक स्टाइल होता है, प्रोटोकॉल होता है, इसी के खिलाफ बसपा थी, बसपा की नीति इसी के खिलाफ थी। और वही मायावती जी के व्यक्तित्व में नजर आने लगा। एक धीरे धीरे यहां से डाउनफॉल शुरू होता है। दूसरा बिंदु, तो सब लोग कहते हैं, हेमंत जी ने कहा कि बड़े आरोप लगे कि टिकट में पैसा कई पार्टियां लेती हैं और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बसपा में अति हो गई कि जो कैडर का नहीं है, जो विचारधारा का नहीं है, जो बसपा के सिद्धांतों का नहीं है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो आता है, टिकट लेता है, जीतता है, मंत्री बन जाता है, पार्टी में उसकी अहमियत हो जाती है। तो साहब वो घास छीलेंगे क्या जो वोट देते हैं? एक चीज। तीसरी, मैं दो बातें इसमें जोड़ूंगा। ये जो आम बातें हैं जो मानस जी ने और हेमंत जी ने कही, बिल्कुल सही बातें हैं। डाउनफॉल के ये दो कारण रहे हैं। तीसरा कारण ये भी रहा है, जिस बात को कोई जिक्र नहीं करता है, मुझे लगता है ऐसे कि कुछ चीजें हमें फायदा पहुंचाती हैं और वही हमें फिर नुकसान भी पहुंचा देती है। बसपा का जो स्वभाव था ना, वो सिर्फ एक समुदाय, एक वर्ग, दलित समाज को उत्थान के लिए था। और वो ऐसी स्थिति में बसपा मेजोरिटी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती थी। एक नया प्रयोग किया गया, सतीश जी साथ में आए, सर्व समाज की बात हुई, ब्राह्मणों का विश्वास जीता गया और सत्ता बन गई, मेजोरिटी की सत्ता बन गई बिना किसी मदद के। लेकिन उसके बाद एक वो जो मूल ताकत थी उनकी दलित समाज की, उसके कुछ अखरने लगा कहीं ना कहीं कि एक कॉकटेल सत्ता बन गई, उसके मन में होने लगा। और सत्ता में फिर हमारा वो अहमियत नहीं रही जितनी एक दूसरी जाति की हो गई। तो वहां से जो विश्वास खिसका ना, वो बीजेपी की जो पॉलिसी थी उधर फिसल गया कि भाई अपर कास्ट के साथ तो बहन जी भी हमें रखते हैं, तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ चले जाए, केंद्र में सरकार है, बड़ी सत्ता है।
एक चीज जो करंट चीज है वो मैं इस बात को दोहरा दूं, समय आपके पास बहुत कम है, कि ये समय जो सबसे खतरनाक है बसपा के लिए, एक धारणा पैदा हो गई है। वो धारणा कितनी सही है कितनी गलत है कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये धारणा तो बिल्कुल पूरे समाज में और खासतौर से बसपा के वोटर्स के बीच में आ गई है कि बहन जी जीतना नहीं चाहती हैं चुनाव, बहन जी कुछ करना नहीं चाहती हैं, बसपा चाहती है कि बीजेपी सरकार बना ले, उसके स्टैंड्स, उसकी योजनाएं, उसकी पॉलिसी इस तरह की होती है कि हम भले ही नहीं जीते लेकिन बीजेपी को जीतना चाहिए। ये धारणा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये धारणा सही है, लेकिन इतनी पक्की हो गई है कि बसपा का वोटर भी ये सोचने लगा कि बहन जी ही अगर ये साथ चाह रही है तो क्यों ना हम बीजेपी को ही वोट दें, क्यों ना जिसको लगता है सत्ता परिवर्तन करना उसको लगता है कि सपा को दे दे। धारणा को यही बात है, बसपा को तोड़ना पड़ेगा। नाविद जी, यही बात है जो 100 बात की एक बात जिसको कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बहुत जबरदस्त हो गई है। मायावती सबसे पहले इससे बाहर निकले, लोगों में ये जो उनकी छाप बन गई है, इमेज बन गई है, उनको लेकर चर्चाएं जो इस तरह की हो रही है, इतना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर कैसे हो गया मायावती का। और अगर ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर कैडर को भी पता है तो कैडर कैसे ताकत बनेगा और कैसे मायावती का रिवाइवल होगा और कैसे बीएसपी अपना जो आधार है वो मजबूत करेगी। तमाम इन प्रयासों के बीच में अभी बीएसपी के लिए दिल्ली बहुत दूर है, लखनऊ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो इस वक्त तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती अपना वजूद तो तलाश रही है लेकिन तलाशती नजर नहीं आ रही है। मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का कैडर अगर अपने नेता को सच में पार्टी के रिवाइवल के लिए प्रयास करते हुए देखें तो पार्टी के कैडर में भी ताकत आए, जान आए, जोश आए। पार्टी के कैडर में भी जोश तभी आएगा जब उन्हें अपने नेतृत्व की तरफ से उस तरह के संकेत मिलेंगे। अभी बड़ी मुश्किल है बीएसपी के लिए और बड़ी विकट परिस्थिति भी है। उत्तर प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा नाम अभी हाशिए पर है और ऊपर उठना बहुत मुश्किल। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।